कोरोना का पहला चरण हो या दूसरी लहर को तो शायद ताउम्र हम नहीं भूल पाएंगे। जितना नुकसान हुआ, जितनी जाने गई, जितनी तकलीफें लोगों ने बर्दाश्त की, कोरोना की दूसरी लहर को ताउम्र भुला पाना मुश्किल होगा। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी परवाह न करते हुए दुखी लोगों की, जरूरतमंदों की, उन लोगों की मदद की जो शायद वो मदद ना मिलती तो शायद जिंदा भी ना रहते। पानीपत की बात करें तो पानीपत में नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर, बीजेपी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता दुष्यंत भट्ट जी हमारे साथ है। दुष्यंत जी, 1.25 साल हो गया कोरोना ने जब दस्तक दी इस देश में। मैं पहले चरण से बात करूंगा। पहले चरण में जब करीब 2-2.5 महीने प्रवासी मजदूरों की एक बड़ी समस्या थी, चूंकि औद्योगिक शहर है पानीपत, तो प्रवासी मजदूर भूखे मरने की नौबत थी, रोजगार नहीं था, रोटी नहीं थी, लोग त्रस्त थे। उस वक्त में लोग जानते हैं आपने बहुत मदद की, खासतौर पे कच्चा राशन देते रहे उनको कई महीने तक। किस तरह की ये सेवा थी और जरूरतमंद जो लोग आपके पास आते थे उनकी पीड़ा क्या थी? दरअसल जब ये कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतनी भयंकर होगी। एक दिन रात को मैं टीवी चैनल को देख रहा था और उस न्यूज चैनल पे इटली का उस सीन था। इटली का जब वो सीन चल रहा था तो उस सीन के अंदर जेसीबी से डेड बॉडीज को डंफरों के अंदर डाला जा रहा था। उस दिन रात को मैं काफी रोया और अगले दिन सवेरे जब उठते ही मैं अपने पिताजी के पास गया, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर हुए थे, और मैंने उनको कहा भी मेरे मन के अंदर ये कल्पना आई है कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूं और हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, लोग भूखे मरने की कगार पे हैं, क्योंकि उनके हैंड टू माउथ काफ़ी लोग थे। जो जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीतता हूं वो क्षेत्र प्रवासी मजदूरों का क्षेत्र है। तो पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, छोटे भाई ने भी सपोर्ट किया, और हम सब ने मिलकर प्रण लिया कि हम पैसे की कोई हमारे को फिर ये नहीं रहा कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है या बैंक में पैसा पड़ा है। अगले दिन हम बैंक में खुद अपने बैंक का मैंने सारा अकाउंट खाली कर दिया और पैसे निकालकर मतलब पीएस ट्रेडर्स रामलाल चौक से हमने सारा सामान इकट्ठा मंगवा लिया, और वो सामान आने के बाद फिर हमने उसकी किटें बनाई। किटें बनाकर मेरे सहयोगी थे, रविंद्र लड़का था, 2-3 हमने एक टीम बनाई और हमने घर घर कच्चा राशन भिजवाना शुरू किया। अब कच्चा राशन भिजवाना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर एक समस्या क्या आई कि एक दिन सवेरे मैं अपने कार्यालय पर बाहर बैठा था, हालांकि डर भी बहुत लगता था लेकिन फिर भी हम बैठे थे। मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसकी बच्ची उसकी गोद में थी और रोने लगा। उसने कहा कि आप राशन तो मुझे भिजवा रहे हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को पिछले एक लंबे समय से चीनी का घोल पानी में मिलाकर वो चटाता हूं ताकि मेरी बच्ची को ये लगे कि मैं दूध पी रही हूं। आप यकीन मानिए कि रोंगटे मेरे खड़े हो गए और मैंने तभी किराने की दुकान पर जाकर ये कहा कि भाई अब के आज के बाद दूध भी हमारी तरफ से हम सप्लाई करेंगे घर घर जो गरीब लोग हैं। और यकीन मानिए वो कोई हमने बिना प्रचार के, कोई ये नहीं था कि हमने कोई दिखाना है कि मैं ये कर रहा हूं, मतलब हम ये करना चाह रहे हैं। वो एक सेटिस्फैक्शन थी अंदर से कि हमने कुछ सिर्फ इसलिए कि पता नहीं हम भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये दौलत कुछ भी साथ नहीं जाना। बस मन तो ये था कि मैं जिंदा रहूं, मेरे दोस्त जिंदा रहें, मेरा समाज, जिन लोगों ने मुझे चुना या जिन लोगों ने ना कोई वोट का लालच, सब कुछ समाप्त हो चुका था दिल से और दिमाग से। एक लेडीज मेरे पास उसी दौर में आई, घर से बाहर निकल नहीं सकती थी और छत से वो गिर चुकी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई। दवाई के पैसे नहीं थे उसके पास, क्योंकि उसका घरवाला भी बेरोजगार हो गया था, कहीं काम नहीं मिल रहा था उसको। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि मतलब हर बार मतलब रोना आता था उनको देख के, और मन ये था कि भाई जो है हमारे पास सब समाज का है, सब वो कर दो। और हमने किया।
ये राशन की बात थी, लेकिन उस वक्त भी जब कोरोना को कोई जानता नहीं था, कोरोना का इंपैक्ट क्या रहेगा, कितनी तकलीफें होंगी, मेडिकल की भी जरूरत लोगों को जरूर होगी, दवाइयों की, डॉक्टर के पास ले जाने की। कई लोग ऐसे होते हैं जेब में पैसा नहीं, वो रिक्शा नहीं कर सकते, लेकिन जिंदा तो रहना है ना। मेडिकल के लिए आपने क्या सहायता की, डॉक्टर के पास ले जाने की, दवाइयों की? उसके लिए क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ था, मैं बहुत लंबे समय तक मैंने दवाइयों का काम भी किया है। मेडिकल स्टोरों पे मैं एमआरओ के नाते उनको सप्लाई भी करता, तो मुझे कुछ मेडिसिन्स की जानकारी थी। मेडिसिन्स की जानकारी होने का लाभ ये मिला कि मैं लोगों को जो उनको आवश्यकता थी दवाइयों की, मैं खुद ही, मेडिकल स्टोर वाले मेरे जानकार थे, वो बिना प्रॉफिट बिना लॉस के मुझे सामान दे देते थे। तो मैं एक किट बना के उनके घरों में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उनको वहाँ पे पहली वेव में उनको भिजवा दिया करता था। ये सत्य है कि पहली वेव में डेथ रेट बहुत कम था, लेकिन बेरोजगारी जो होगी थी, जो हालात ऐसे बन गए थे, इस समाज के लोगों में हबड़ा तबड़ी मच गई थी। लोग ट्रेनों को पकड़ पकड़ कर अपने घरों में जा रहे थे, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। हमने मेरे क्षेत्र में जो हम कर सकते थे, मुझे आज भी इस बात की संतुष्टि है कि मैंने बिना किसी चार्मिंग लाइफ के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के हमने वो काम किया। और मैं उन सभी साथियों का जो मेरे साथ लगे निस्वार्थ भाव से, जो जिनके मन में एक तड़प थी कि नहीं लोगों को भूखे नहीं मरने देना, उनके हमें बहुत संतुष्टि है उस काम की। दूसरी वेव जो आई, अंदाजा नहीं लगाया हुआ इतनी फैटल होगी, इतना नुकसान होगा। और दूसरी वेव में जो चीजें हमने मीडिया में, टेलीविजनों पे देखी, रोना आता था, गुस्सा भी आता था, रोना भी आता था। दूसरी वेव के क्या एक्सपीरियंस रहे आपको? दूसरी वेव में कितनी पीड़ा आप लोगों की देखी, आपके अपने क्षेत्र में क्या हुआ? दूसरी जो वेव आई कथुरिया जी, अकल्पनीय थी, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि भाई ऐसा भी भयंकर त्रासदी हो सकती है। एक दिन रात को लगभग 11:30 बजे के करीब मेरे एक मित्र हैं, उनका मुझे फोन आया, रो रहा वो बुरी तरह से। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा सीरियस है, फेफड़े उनका काम नहीं कर रहे। मैंने कहा आपने अब तक क्या किया? कि मैं दवाई उनको देता रहा, और हालात ये है कि उसे कहीं भी मतलब बेड नहीं है। और मैं भी उससे बात करते करते रो पड़ा, क्योंकि ये तो था कि भाई एक बीमारी है, एक कोविड आया है, सेकंड वेव आई है, लेकिन हम इस तरह से अफरा तफरी, जो अफरा तफरी मची, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों ने अपने घरों में भी रख लिए, उनको ये लगने लगा, एक अविश्वास की भावना सी होगी समाज के अंदर। उसमें वो भी रोया और मैं भी रोया फोन पे ही। हमने डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल में बात की, डॉक्टर पंकज मुटनेजा जी से, उनको वहां एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद लेकिन हम उनकी मदर को बचा नहीं पाए। और दुर्भाग्य क्या हमारा, आप एक व्यक्ति जिया जो जिन्हें जन्म लिया उसने जाना भी है, लेकिन जाने के बाद जब हम उनके रस्म क्रिया में भी भाग ना ले पाए, जब हम वो क्रियाक्रम जो करने चाहिए हम वो भी नहीं कर पाए, तो आत्मा ने अंदर से बहुत ज्यादा झकझोर सा कर दिया। और हालात प्राइवेट हॉस्पिटलों ने भी कोई ज्यादा अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, मतलब हमें इंसानियत भी मरी। हालात ये हुए कि मैंने खुद रेमडेसिविर का 18,000 रुपए का इंजेक्शन एक किसी की मदद करने के लिए किसी से खरीदा था। 18,000 रुपए का रेमडेसिविर का इंजेक्शन, बहुत ज्यादा, यानी कि मन इतना परेशान था बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर वही जो कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, फिर हमने एक योजना बनाई। जितने भी हमारे क्षेत्र के यंग ब्लड थे, जो मेडिकल स्टोरों पे लड़के काम करते थे, जो एक्सपीरियंस्ड थे जिनके पास, तो मैंने उनसे बातचीत की कि आप कम से कम हम जितनी भी मदद कर पाए उतनी हमें करनी चाहिए। उसके लिए फिर हमने यही प्लान किया कि जो भी आदमी बीमार है, आप उसके घर जाएंगे अपनी पूरी सेफ्टी के साथ, और उसका घर पे ही ट्रीटमेंट करेंगे। और हम इसमें कामयाब भी हुए। कम से कम जो हमारा क्षेत्र है, जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, जीतता हूं, उस क्षेत्र के अंदर बहुत कम लोग हॉस्पिटलाइज्ड
हमने होने दिए। हमने आसपास के जो हमारी एक टीम थी, एक लड़का खुशी है, अपना मेडिकल स्टोर चलाता था, उसको मैंने कहा कि भाई आप इस तरह से करें। ऐसे ही बतरा मेडिकोज थे, हमने घरों के अंदर ही जाके दवाइयाँ और भी जो चीज़ की आवश्यकता थी उनको विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया गया, यानी कि वो हमने हॉस्पिटल तक नहीं आने दिए। जिन लोगों की आपने मदद की, चाहे राशन से, उनका पेट, उनकी सांसें चली, दवाई से, आपको संतोष जरूर होगा कि मन को सुकून होगा कि हाँ मेरी मदद से, हालांकि मदद करने वाला तो ऊपर होता है, आदमी एक माध्यम बनता है, लेकिन आपको सुकून जरूर होगा कि मेरी बदौलत कम से कम ये लोग जिंदा हैं। आपको तसल्ली होगी कि इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है, किसी की जान बचाई जाए, उसकी पीड़ा को दूर किया जाए। शायद मेरी उम्र 42 साल है कथूरिया जी। इस 42 साल में पिछले 2 साल में जो जिंदगी ने तजर्बा सिखाया है, इन 2 सालों के अंदर मैंने जो काम किया, अब तक के मेरे 40 साल का काम, चाहे वो मेरे समाज में किसी भी क्षेत्र में किया, वो सब बेकार है। इन 2 सालों का काम मैं अपना सर्वोपरि मानता हूं कि इन 2 सालों के अंदर मैंने अपनी लाइफ को भी चेंज किया है, अपने जीवन जीने की शैली को भी चेंज किया है और अपने विचारों को भी बदला है। और मन के अंदर इतनी संतुष्टि है कि अब तक का दर्दनाक जो मेरे हृदय को कचोटता है, जो लोग मेरी आंखों के सामने चले गए, जिनको हमने बहुत प्रयास किया बचाने का लेकिन बचा नहीं पाए, और जिनको हमने बचाया उनके लिए मन में संतोष है, और जो चले गए उनके लिए दुख। लेकिन फिर भी ये लगता है कि हम जो भी मैं कर पाया अपने लाइफ के अंदर, ये 2 साल का जो मेरा टाइम पीरियड रहा, कि मुझे ये लगता है कि मेरा सर्वाधिक समाज के प्रति समर्पण की भावना से मैंने काम किया। पानीपत नगर निगम में लगातार दूसरी बार बतौर पार्षद जीते और बीजेपी पार्टी में बड़े नेताओं तक अपनी निष्ठा साबित कर चुके दुष्यंत भट्ट, इनका कहना है 1996 से लगातार वो बीजेपी में है, बचपन से ही जुड़े थे और आज भी इनका ये सफर जारी है। दुष्यंत जी, जाहिर है जो हुआ उसको भूल जाना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। अब थर्ड वेव की बात हो रही है, कोरोना की थर्ड वेव की, पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी हो रही है और पानीपत भी देश का हिस्सा है। थर्ड वेव अगर आती है जैसी आशंका है, अगर ये आशंका सच साबित होती है तो पानीपत प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग, सरकार, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि अब चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सही है कथूरिया जी, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब सेकंड वेव ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, इस सेकंड वेव से हमने बहुत ज़्यादा सबक लिया, तभी 500 बेड का हॉस्पिटल रिफाइनरी के अंदर बन के तैयार हुआ, बहुत स्पीड से तैयार हुआ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें, जहाँ पे हम के कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आपने देखा कि कोविड की जब सेकंड वेव थी तो मनोहर लाल जी किस प्रकार से प्रदेश का दौरा कर रहे थे, स्वयं हॉस्पिटलों का अध्ययन कर रहे थे, एक एक चीज को चेक कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने भी अपने आप को साबित किया है और मैं तो यकीन मानिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का वातावरण दिया, लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, हम खुद हताश, निराश, परेशान, बेबस सेकंड वेव में अपने आप को समझ रहे थे। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना दलबल के साथ जब मैदान के अंदर निकले और जो उन्होंने आत्मविश्वास पैदा किया कि इतनी स्पीड के साथ हिसार के अंदर, पानीपत के अंदर, गुड़गांव के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसवाया, किस प्रकार से उन्होंने लोगों को बेटर सुविधा देने के लिए हॉस्पिटलों की कल्पना की और हॉस्पिटलों को बनवा भी दिया। तो इससे, उस सेकंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा और मैं अपना ही मानता हूं कि जो अगर थर्ड वेव भगवान ना करे कि आए, और अगर यदि आ जाए तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता के लिए हम, मेरा अपना मानना है कि सरकार पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। हिसार के कोविड हॉस्पिटल की बात करें, पानीपत की, खासतौर पे ये दो, गुरुग्राम तो पहले भी सुविधाएं हैं, मैदानता है, दिल्ली पास है, लेकिन ये दो शहर हरियाणा के, पानीपत और हिसार, जहां 500 बेड की कोविड हॉस्पिटल बने हैं, बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं, माफी चाहूंगा
कि टाइमिंग को लेके कि आप लेट हो गए, अभी हॉस्पिटल बने, खर्चा हो गया 28 करोड़ पानीपत में और 22 करोड़ हिसार में, 50 करोड़ पे लगी। लोग आलोचना कर रहे हैं कि ये पैसा जाया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर कहते हैं कि हमसे सलाह नहीं ली गई, चंडीगढ़ में बैठ के योजनाएं बनाई गई। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, समालखा का कितने करोड़ का हॉस्पिटल बेकार पड़ा है, हरियाणा एग्रो का दफ्तर था, आपने काम 22 किलोमीटर दूर जाके बनाया, 50 करोड़ रुपया ये जाया हुआ है। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं और सरकार के इस कदम की आलोचना हो रही है, हालांकि नीयत अच्छी थी। देखिए, जिनका काम आलोचना करना है वो हमेशा से आलोचना पहले भी करते हैं, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ना तो हमारे पे इन आलोचनाओं से कोई फर्क पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत काम किया और हमें उनका पता है, वो इन चीजों से परेशान विचलित नहीं होते। आप एक बात देखिए कथुरिया जी, यदि हमारे घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उसको बेटर इलाज दिलाते हैं, हम हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, अच्छे से अच्छे अस्पताल में उसका इलाज कराते हैं। हम उस वक्त ये देखते हैं कि मतलब उसको एम्बुलेंस का इतना किराया लग गया, ऑक्सीजन का इतना किराया लग गया, या इस दवाई का इतना रेट लग गया। हम अपने परिवार को बचाने, अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए अपना जमीन भी बेच देते हैं, अपना मकान भी बेच देते हैं। तो कई बार पैसा मैटर नहीं करता, स्वास्थ्य मैटर करता है। प्रदेश के लोगों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को है। आज ये 28 करोड़ का विषय नहीं है, आज कोई 50 करोड़ का विषय नहीं है। आज विषय ये है कि हम लोगों को इतनी जल्दी अस्पताल तैयार कर दिया, ये अपने आप में अचीवमेंट है। सब्जेक्ट पैसा तो प्रदेश खुशहाल रहेगा, फिर आ जाएगा, फिर डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर आदमी ही जिंदा नहीं बचेगा, अगर प्रदेश में लोग ही बीमार रहेंगे, प्रदेश में लोग ही नहीं बचेंगे, तो उस पैसे का करेंगे भी क्या? कोरोना की सेकंड वेव को कोई याद नहीं करना चाहता, लेकिन जख्म जो है वो जब तक ताजा रहते हैं याद तो आती है। कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा पानीपत के प्राइवेट अस्पतालों ने बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हैं। टोटल टीवी ने ये मुद्दा उठाया था कि प्राइवेट अस्पताल सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ज्यादतियां, लोगों ने कर्जा उठा के मकान बेच के अपना इलाज करवाया। तमाम तरह की शिकायतें प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ थी। टोटल न्यूज ने जब ये मुद्दा उठाया तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि देर सवेर ये जांच होगी। अशोक खेम का जो ट्रांसपेरेंसी के हिमायती हैं, उन्होंने आवाज उठाई, एसीएस राजीव अरोड़ा को चिट्ठी लिखी कि पिछले अप्रैल से लेकर इस सेकंड वेव तक सारे प्राइवेट अस्पतालों के बिलों की जांच की जाए, लोगों को रिफंड कराया जाए। उसके बाद आपके ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर हैं, उन्होंने सरकार से कहा, जब कुछ होता नहीं लगा तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के सामने मांग रखी। पारस हॉस्पिटल का नाम है, अल केमिस्ट है, उन्होंने अस्पतालों का नाम बताया जहां ज्यादतियां हुई हैं। आपकी पार्टी के सामने ये मुद्दा उठाया गया। एक बड़े नेता ने ये कहा मीडिया को कि आप सबूत लाओ। मीडिया का काम सबूत लाना नहीं होता, मीडिया का काम मुद्दे उठाना। राजनीतिक शक्तियां जिनके पास है, प्रशासन है, सरकार है, उनको ये करना चाहिए। जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, आईएएस, मीडिया, ज्ञानचंद गुप्ता जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बतौर बीजेपी नेता आप आश्वस्त करते हैं लोगों को जिनके जख्म अभी भी हरे हैं कि अस्पतालों ने बहुत ज्यादतियां की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कथुरिया जी, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया के तहत जो है कि कोई ना कोई तो शिकायत करता तो होना ही चाहिए ना। मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि मेरा एक बहुत अजीज मित्र, उसके जीजा जी कोविड पॉजिटिव हो गए और उसने मुझे कहा कि भाई साहब कहीं बेड दिला दीजिए, और हालात हमारे खराब है, पानीपत के अंदर कहीं बेड नहीं मिल रहा। मैंने सीएमओ साहब से बात की, कहीं भी उस समय बेड की अवेलेबिलिटी हो नहीं पाई। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बात की तो उसने एक रात का 70,000 रुपये मुझे बताया, और वो भी ये कहा कि आपकी शर्म से मैं 70,000 रुपये ले रहा हूँ। मैं कोई बात नहीं है, आप इसको एडमिट करो, क्योंकि उस वक्त प्राथमिकता ये थी कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस आए और पेशेंट एडमिट हो जाए। आप यकीन मानिए कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने उस पेशेंट को 6 दिन रखा और 6 दिन का उसका बिल बनाया उसने 6 लाख रुपए। मैंने उसको फोन किया, भाई ये तो आपने बहुत गलत बना दिया। उसने कहा कि जी मैं तो आपको पहले ही कहा था। लाचार थे, बेबस थे, तो उसमें खुद मैंने अपनी जेब से आधे पैसे दिए अपने मित्र को। मैंने कहा तू किसी तरह से इसको, जब वो ठीक हो गया, यकीन ये तो सही है कि गदर तो हुआ है, मतलब इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपनी मानवता नहीं दिखाई।
इंसानियत नहीं दिखाई, सिर्फ पैसा कमाना इनका ध्येय रहा, ये तो सच्चाई है। लेकिन सभी ऐसे थे, मैं ये भी नहीं मानता। अब इसकी जांच कौन कैसे हो, जांच कौन करे? कोई ना कोई शिकायत करता तो आए। अब मैं तो खुद वो हूं, अब मैं मान लीजिए ये कहूं कि भाई उस हॉस्पिटल ने ये गलत काम किया, या जिसके साथ हुआ जब वो पेशेंट नहीं लिख के देना चाह रहा। आप मानते हैं बहुत गलत काम हुए, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा। नहीं, कोर्ट भी तो संज्ञान लेते हैं। सरकार अपना कोई एक मैकेनिज्म करे कि लोगों के दिल में जो दर्द है, जो ज्यादती है, हॉस्पिटल वालों पर चेक लगना चाहिए। कम से कम आगे ये मंजर ना देखे वो, सरकार स्वयं ज्ञान ले। जैसे कोर्ट होते हैं, मीडिया देखता है, सरकार को मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। सरकार अपने तौर पर जांच कराए, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त, ताकि सरकार के प्रति जो विश्वास है वो बहाल भी रहे और वो बना भी रहे। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं और आक्रामक भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर इस प्रकार की योजना 100% बनाई होगी और वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उनका विचार विमर्श भी होगा 100%, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। दुष्यंत भट्ट जैसा बता रहे कि 1996 में बचपन से ही बीजेपी से जुड़े थे, आरएसएस से जुड़े रहे, बीजेपी से जुड़े रहे। आज तो लोग 2 साल में पार्टी बदलते हैं, आपने बाहर झांक के नहीं देखा। आगे क्या कुछ? हालांकि दुष्यंत भट्ट की छवि पार्टी में अच्छी है, साख अच्छी है, लोगों में अच्छी है और हमेशा अच्छा का सोचते हैं। आगे क्या प्लानिंग है? दुष्यंत भट्ट यहीं रहना चाहते हैं या आगे की कोई मंजिलें हैं? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और हमारा पार्टी परिवार है। हम कोई भी कार्य जो करते हैं हम अपने निष्ठा के साथ करते हैं और हमारे को कोई इसी प्रकार का कोई लालसा या लालच इस प्रकार का नहीं रहता कि संगठन हमें कोई पद देता है या नहीं देता। वो संगठन ने हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार अपने एक कार्य बांटा होता है। जैसे एक परिवार के अंदर एक पिता है, पिता ने अपने उसके 4 बेटे हैं, चारों बेटों को एक फैक्ट्री का जिम्मेवारी लगा दी, एक को एक का तूने माल परचेज करना है, तूने ये करना है, तो परिवार चल रहा है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। और जब परिवार के बड़े ही तय करते हैं कि इस बच्चे को कहां पे इससे काम लेना है, हम सब काम करने वाले लोग हैं, हम अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं और हम बिना किसी उसके कि आज अगर हमने कोई काम कर रहे हैं या मैं यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ या मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के काम कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं मैं कर रहा कि मुझे कोई आगे जाना है। मैं अपनी ड्यूटी 100% कर रहा हूं और हर आदमी को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर है, अपना 100% देना ही चाहिए। जो आदमी अपना ड्यूटी 100% करता है उसके लिए संगठन भी सोचता है, पार्टी भी सोचती है, और मैं तो अपना 100% देता हूं। मुझे कोई आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना हो तो संगठन का काम है, आगे बढ़ाना है, कहाँ रखना है, क्या करना है। मैं इस चीज में ज्यादा बोझ नहीं मानता। सीनियर डिप्टी मेयर आप हैं, अभी बने ही हैं। बहुत सारा ये गाड़ी नगर निगम की पटरी से उतरी हुई थी, 7 साल हो गए, ये कभी स्पीड ही नहीं पकड़ पाई नगर निगम की गाड़ी। बहुत सारी कमियां हैं, महाभारत, बद इंतजामी, करप्शन की चांदी। अब आप लोग, शहर के लोग महसूस करें, आश्वस्त हो कि हाँ अब कुछ ठीक होगा, क्योंकि अभी तक तो निराशा ही हाथ लगी है लोगों की। स्वाभाविक है कि जब कोई भी आदमी अपना संगठन का कोई व्यक्ति किसी भी जिम्मेवारी पर जाता है तो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, और लेकिन चूंकि हालात इस प्रकार के रहे हैं कि 2 साल तो हमारे कोविड में बीते, ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क्स भी हम अभी तक नहीं कर पाए। मतलब क्रिटिकल तो हालात हैं, इसमें कोई मतलब हम वो नहीं दोहराए है। लेकिन हमारे यहाँ आने से, हमारे यहाँ बैठने से मैं ये मानता हूँ कि नगर निगम के अंदर पूरा बदलाव आ गया ये नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव जरूर आया है। अधिकारियों की धारणा समाज के प्रति, बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति बदली है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पानीपत के अंदर भी जो धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। और आप आने वाले समय के अंदर देखोगे कि जो ये महाभारत है या भ्रष्टाचार है या जो भी है, हम पूरा इसको खत्म कर पाएंगे भ्रष्टाचार को, ये गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हम काफी हद तक इस पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे, ये मेरा भरोसा है। तो पानीपत नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और बीजेपी के साख रखने वाले नेता
दुष्यंत भट्ट ने कोरोना के दर्द को साझा किया है और सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये दावा भी कर रहे हैं कि वैसे तो कोरोना की तीसरी लहर ना आए जैसी कि आशंका जाहिर की जा रही है। अगर तीसरी लहर आती है तो इस बार तैयारियां मुकम्मल होंगी, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।